हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका केमिस्ट्री शिक्षक सुदीप चौबे और आया हूं आपके सामने सॉल्यूशन का पार्ट 6 लेकर के। और अब तक के धारावाहिक में आपने क्या देखा है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में। और आपने ये भी देखा है कि सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस किस तरह के होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट इज solubility of gas in liquid type of solution। गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आपने कैसे देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर होता है कि नहीं होता है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं ना कि यार एक्वेटिक एनिमल्स बीनीथ द वाटर कैसे सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि वाटर में क्या डिसॉल्व रहती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, राइट। जब आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन अप करते हो तो वहां से गैस के बुलबुले निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जैसी कार्बोनेटेड बेवरेजेस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, और जैसे ही हम उसके ढक्कन को खोलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। फाइन, तो वही हमको इस चैप्टर में, इस पार्ट में देखना है कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को, और जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर। और फिर उन पे बेस्ड हमको क्वेश्चन देखना है हेनरीज लॉ विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉज, ठीक है, इस चैप्टर से, वो हमको पढ़ना है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे ही बेस्ड राउल्ट्स लॉ किस तरह से गवर्न होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ देन। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो सबसे पहले तो समझना होगा कि एक्चुअल में गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती कैसे है, प्रोसेस क्या होता है डिसोल्यूशन का। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, एक बर्तन ले लिया, अरे मतलब बीकर ले लिया, उस बीकर में मैंने एक लिक्विड ले लिया, से फॉर एग्जांपल वाटर। फाइन, वाटर ले लिया और यहां पे मैंने फिल कर दी है एक गैस, से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो होती है एयर में, बट मैं और ज्यादा फिलअप कर रहा हूं। चलो ठीक है, नहीं मानना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, ठीक है। सिकंजी बना रहे हैं, सिकंजी, सोडा वाली सिकंजी पी होगी आप लोगों ने, ठीक है, वही वाली चीज। तो वो भी क्या करता है, उस मशीन में जब आप मतलब वो बॉटल को इंसर्ट करता है और ऊपर से लेवर को प्रेस करता है, तो वो कर क्या रहा होता है, CO2 को प्रेशराइज करके उस लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। जो आपने नॉर्मली ठेलों पे देखे होंगे ना, वो आपको सोडा बना करके देता है, तो वो यही प्रोसेस कर रहा होता है। तो क्या करता है वो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे ले लिया, यहां पे ले लिया मैंने लिक्विड वाटर, और अब मैं क्या करना शुरू करूंगा, ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू करूंगा। तो एक बात बताओ, इमेजिन करो कि एज इफ यू वर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप यहां पे घूम रहे होते और आपको यहां से धक्का लगाया जाता, तो आप क्या करते, आपकी नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती कि आप सामने वाले स्पेस में जाकर के डिसॉल्व हो जाओ। तो ये गैस पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहां पे आकर के डिसॉल्व हो जाएंगे। तो एक तो प्रोसेस क्या हो गई, डिसोल्यूशन। तो जब डिसॉल्व होता है तो गैस पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल में, तो वो गैस से कन्वर्ट हो जाता है एक्वस में। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये हो गई डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस, राइट। पर क्या होता है कि जब गैस के पार्टिकल्स सरफेस पे मौजूद होते हैं, तो सरफेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, यही गैस के पार्टिकल्स जब सरफेस पे डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं तो क्या करते हैं, आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक्वस यानी लिक्विड स्टेट से वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, लिक्विड से गैस में जाना, कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन। अरे बचपन में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इवेपोरेशन, है ना, ठीक है। तो एक्वस से वापस से गैस में आ जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे चलती है, 2 वे चलती रहती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। डिसॉल्व होकर के एक्वस में जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, लिक्विड वापस से इवेपोरेट होकर के गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक टाइम आएगा जब इन दोनों के बीच में क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि जितने पार्टिकल्स अभी अंदर जा रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, उतने ही पार्टिकल्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, गैस फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं। 10 अंदर तो तुरंत 10 बाहर। तो ये आ जाता है इक्विलिब्रियम की स्टेट। समझ में आ रही बात। इस तरह से अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो जब याद करो, मैंने बोला था अभी कि सोडा वाटर बनाने के लिए वो शिकंजी की ठेले वाला क्या करता है कि वो बॉटल में पानी लेकर के एक क्या बोलते हैं सिलेंडर में वो इंसर्ट करता है, ऊपर से लिवर प्रेस करता है। तो लिवर प्रेस करते टाइम में वो कर क्या रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को
प्रेशराइज कर रहा होता है। तो वो कब तक करता है? क्या वो दबाता चला जाता है क्या? नहीं, एक बार करता है, दो बार करता है, तीन बार करता है, उसके बाद छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि 3 बार करने के बाद अब और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है। 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स अगर अंदर जा रहे हैं तो 10 के 10 बाहर आ जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, और सॉल्यूशन कैसा हो गया है? लास्ट टाइम पे मैंने क्या बताया था? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट अंदर नहीं जा सकता, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया है। तो अब मुझे जानना है कि इस टर्म का क्या मतलब है, सॉल्युबिलिटी। अगेन जैसे हमने पिछली बार देखा था कि कितना मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकूं ताकि मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। फाइन, सो नंबर ऑफ ml और नंबर ऑफ cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ ml ऑफ gaseous solute that could be dissolved per unit ml of solvent to get a saturated solution is known as solubility। ठीक है, यह अपने पढ़ ली साफ सुथरी डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में आप लिख दोगे, बट कंपटीशन के लिए तो आप दिमाग में सत्ता लेकर के चलो कि कितना मैं मैक्सिमम इसमें इंसर्ट कर सकता हूं, कितना मैं मैक्सिमम इसमें डिसॉल्व कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? चलो अब हम बढ़ते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि कितना डिसॉल्व होगा और कितना नहीं। क्या मैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी और बढ़ा सकता हूं? तो जनाब बिल्कुल बढ़ा सकता हूं। कैसे बढ़ाऊंगा वो देखो। तो दो फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं, पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। एक एक करके पढ़ते हैं अपन। टेम्परेचर, तो ध्यान रखना हमेशा कि गैस जब पानी में या लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो ये प्रोसेस कैसा होता है? दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जैसे हमने वो सॉलिड वाले केस में पढ़ा था ना कि एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। किसमें? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। ऐसा इस वाले सॉल्यूशन में नहीं है। गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो हमेशा कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। मतलब हीट क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। हीट को मैं कहां पे लिख रहा हूंगा? प्रोडक्ट साइड में। देखो यार, इसी रिएक्शन को मैंने दोबारा से लिखा हुआ है कि जब गैस डिसॉल्व हो रही है, सॉल्यूट गैस जब डिसॉल्व हो रही है, एक्वस फॉर्म में जा रही है, लिक्विड फॉर्म में जा रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण वो क्या करेगी? हीट रिलीज करेगी। तो हीट कैसा आ जाएगा? प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ये भैया मेरे को समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? अरे क्यों वाला क्वेश्चन मार्क तो चलता ही है ना हमेशा हर चीज के पीछे। तो देखो समझो बहुत अच्छे से, नहीं लिखा होता किताबों में पर बहुत इजी सी बात है, ऑब्जर्वेशन करो कि देखो सॉल्यूट एक्वस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जा रहा है। लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाने के लिए क्या करना होता है मुझे ये बताओ। अरे तुमको अगर लिक्विड वाटर है उसको भाप में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे से हीट तो देनी पड़ेगी ना, हीट देनी पड़ेगी। तो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में जाने के लिए यानी कि इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए मुझे क्या लग रहा है? हीट लग रहा है। तो अगर मैं रिएक्शन को इस तरफ से पढ़ूं, इसको रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करूं, तो हीट भी किस तरह एक्ट होगी? रिएक्टेंट की तरह एक्ट होगी कि नहीं होगी? इसको मैं हीट को कहां लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा। अब हीट जब लिक्विड या फिर एक्वस सॉल्यूट को मिलती है तो सॉल्यूट किस फॉर्म में चला जाता है? गैसियस फॉर्म में चला जाता है। तो हमने कहानी अब किस तरह से देख ली है? उल्टी तरफ से देख ली है। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हीट रिक्वायर्ड है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या हो रही होगी? जनरेट हो रही होगी। फिर से सुनो, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हीट अगर रिक्वायर्ड है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। इसीलिए जितने भी गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, ये तो बात समझ में आ गई। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा अब हमें वो देखना है। तो किसी भी डिसोल्यूशन, गैस एंड लिक्विड टाइप ऑफ डिसोल्यूशन के लिए क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर का मैं बढ़ाऊंगा तो देखना क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब क्या करना हुआ? हीट को सप्लाई करना हुआ ना। हीट क्या कर रहा हूं मैं? सप्लाई कर। अरे तभी तो आपका टेम्परेचर कब हाई जाएगा? जब आपको नीचे से हीट प्रोवाइड की जाएगी। वैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ,
हीट मुझे मिल रही है तो मतलब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है कि रिएक्टेंट का? अरे इधर साइड प्रोडक्ट है, इधर साइड रिएक्टेंट है, तो हीट अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। और याद करो वो बचपन के दिन, मतलब पिछले पार्ट में मैंने सिखाया था आपको क्या, कि किसी एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जिस तरफ भी अमाउंट ज्यादा होगा, रिएक्शन उसी तरफ से आगे बढ़नी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से देखो, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट सप्लाई करनी पड़ी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब मैंने प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दिया, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ गया तो अब रिएक्शन किस तरफ चलेगी? इस तरफ बढ़ने लगेगी। इधर अमाउंट ज्यादा है तो इस तरफ बढ़ती है, अगर इधर अमाउंट ज्यादा होता तो रिएक्शन इस तरफ बढ़ती। समझ में आ रही बात? अभी किस तरफ ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड ज्यादा है, क्योंकि हीट सप्लाई की गई है, हीट अमाउंट बड़ा है, तो अब रिएक्शन उल्टी की तरफ जाएगी, यानी कि डिसोल्यूशन ज्यादा होगा या फिर इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा इसका मतलब डिसॉल्व तो नहीं हो रहा ना, डिसॉल्व नहीं हो रहा मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ये डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन याद रखना, जिस साइड अमाउंट ज्यादा, रिएक्शन उस तरफ से आगे बढ़ चलेगी। टेम्परेचर डिक्रीज किया मैंने, तो मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट रिमूव करनी होती है। अगर मैंने हीट रिमूव कर दी, मतलब राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड कम हो गया, अगर इधर कम हो गया तो इधर ज्यादा हो गया, मतलब रिएक्टेंट अब ज्यादा हो गया है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड मतलब क्या है? डिसोल्यूशन। यार रिएक्शन जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ भी जा सकती थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती थी, और इवेपोरेशन की तरफ भी जा सकती थी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती थी। पर क्योंकि हीट रिमूव कर ली गई है, प्रोडक्ट कम हो गया है, रिएक्टेंट बढ़ गया है, तो जहां पे ज्यादा उसी तरफ से रिएक्शन आगे, यानी कि डिसोल्यूशन प्रोसेस ज्यादा। डिसोल्यूशन ज्यादा है मतलब कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लोअर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर डिक्रीज करना मतलब क्या? लोअर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी हाई होती है। इसीलिए तो जब जो पोलर एंड्स हैं, ठीक है, जहां पे जो लेक्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अंटार्कटिक ओशन जो है, वहां पे जो सतह है वहां पे पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। नाउ टेल मी कि अगर एक लेक है, उसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी रहे होंगे, मछलियां रही होंगी, ठीक है, केकड़े रहे होंगे, बहुत सारी चीजें रही होंगी, और अगर सरफेस जो है वो जम गया है, सरफेस पे बर्फ जम गई है, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस तो अंदर जा नहीं पा रही, तो फिर अंदर एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सरवाइव कर पाते हैं महीनों के महीनों? मैं मान सकता हूं कि उसमें कुछ डिसॉल्व रही होगी ऑक्सीजन, तो उसके बेसिस पे तो उनको एक हफ्ते में खत्म कर लेना चाहिए सारा का सारा ऑक्सीजन, है ना, पर वो तो महीनों टिक जाते हैं, है ना। बर्फ जो है जब तक विंटर्स खत्म नहीं होगी, जो सतह की बर्फ है वो गलेगी नहीं, और अंदर जो एक्वेटिक एनिमल है वो तो तब तक कंज्यूम कर चुके होंगे पूरा ऑक्सीजन, है ना। है सोचने वाली बात। तो दरअसल होता यही है कि बिफोर द सरफेस गेट्स फ्रोजन, सरफेस जो है वो पहले पूरा का पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, उससे पहले लोअर टेम्परेचर के कारण ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत हाई हो जाती है, तो जो अमाउंट डिसॉल्व होता है वो इतना ज्यादा होता है दैट इट इज सफिशिएंट फॉर द विंटर्स। ठीक है, पूरे कंप्लीट विंटर्स के लिए वो सफिशिएंट होता है उसके लिए। समझ में आ रही बात? तो ये चीज हमको समझ में हमेशा याद रहेगा, लोअर टेम्परेचर हाई सॉल्युबिलिटी, हायर टेम्परेचर लो सॉल्युबिलिटी। उल्टा चल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैं एक शब्द में अगर बोल दूं तो क्या बोलूंगा इसको मैं, कि टेम्परेचर का सीधा फंडा कैसा है? सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रेशर। ये तो बहुत ऑब्वियस है, ठीक है ना, मतलब नर्सरी का बच्चा भी आकर के बता देगा कैसे, कि यार ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है, अगर मैं वो उस प्रेशर को बढ़ाऊंगा, ठीक है,
अगर उस प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो गैस जो है वो अंदर की तरफ जाएगी ना, ऊपर की तरफ वापस थोड़ी ना आएगी। ठीक है, तो गैस पार्टिकल्स क्यों क्यों अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि गैस इज कंप्रेसिबल। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तो वो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। सीएनजी तो सुना ही होगा नाम आपने, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड, इसीलिए जब प्रेशर लगाता हूं ऊपर से तो गैस क्या होती है, पहले तो कंप्रेस होती है और उसके बाद नाउ इट गोज इनसाइड दी सॉल्वेंट। ठीक है, वो सॉल्वेंट में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो इसी चीज को अच्छे से साफ सुथरी भाषा में हेनरी भाई साहब ने क्या बोला, अपना हेनरी लॉ बना दिया। क्या बोला कि मास डिसॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मास dissolved per unit volume of solvent is directly proportional to pressure of gas in equilibrium. Pressure of gas in equilibrium, equilibrium वाला फंडा मैंने समझा दिया था ना कि गैस अंदर जाएगी फिर बाहर भी आएगी, तो वही गैस जो इक्विलिब्रियम में है सॉल्वेंट के साथ में, उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना मास डिसॉल्व हो रहा है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा मास डिसॉल्व हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर प्रेशर कम हुआ तो मास डिसॉल्व भी कम हो जाएगा। चलो अब समझो कि वो जो फिजिंग होती है वो क्यों होती है। फिजिंग मतलब जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, आपने तो खूब बार ये चीज खेली होगी अपने दोस्तों के साथ में, एक प्रैंक किया होगा कि अपन ने क्या किया कि बोतल ली, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उसको मस्त शेक कर दिया और शेक करने के बाद अपने दोस्त को पकड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद उसने जैसे ही उस ढक्कन को खोला, उसमें से जो गैस है कोल्ड ड्रिंक वो फिज आउट करके पूरी बाहर आ गई उसके ऊपर। ठीक है, तो वो फिजिंग क्यों होती है एक्चुअल में, तो वो समझते हैं हम। तो देखो दरअसल क्या हुआ कि जब पैकिंग हो रही थी, जब बॉटल की पैकेजिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे गैस को बहुत हाई प्रेशर में अंदर का कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। तो मान लो से फॉर एग्जांपल कि कितने प्रेशर पे डिसॉल्व किया गया होगा, से फॉर एग्जांपल 200 एटमॉस्फेयर। राइट नाउ डू नॉट हैव द एग्जैक्ट डेटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 200 एटमॉस्फेयर पे उसको डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है, और पैक कर दिया गया। तो अब 200 एटमॉस्फेयर पे जो मास डिसॉल्व रहा होगा वो से फॉर एग्जांपल 200 ग्राम है या 200 ml है। ठीक है, 200 ml है, फाइन। पर अब जैसे ही ढक्कन खुलता है तो वो प्रेशर तो ड्रॉप डाउन हो जाएगा ना, वो प्रेशर कितने पे आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा। जैसे ढक्कन खुलेगा तो वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर पाया जाता है वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो अब 200 एटमॉस्फेयर में 200 ml डिसॉल्व था। ऑब्वियसली जब 200 एटमॉस्फेयर से घट करके 1 एटमॉस्फेयर तक आएगा तो इतना अमाउंट तो उसके अंदर डिसॉल्व रहेगा नहीं ना, इतना अमाउंट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं रहेगा, तो करना क्या चाहेगा, बाहर आना चाहेगा। ठीक है, तो इस प्रेशर ड्रॉप के कारण ये जो डिसॉल्व अमाउंट है ये भी ड्रॉप हो जाता है और अंदर डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रह पाता, और डिसॉल्व फॉर्म में ना रहने के कारण वो बाहर निकल आता है। तो सिर्फ एग्जांपल वो सिर्फ 2 ml ही अंदर रहना चाहता है, तो बचा हुआ 180 ml कहां जाएगा, बचा हुआ 180 ml फिज आउट हो जाएगा, उसकी फिजिंग हो जाएगी, बाहर बुलबुले बन करके वो निकल आएगा। समझ में आ रही बात। तो प्रेशर का ये इंपॉर्टेंस होता है। तो हमने देख लिया, तो इस चीज को हम बोलते हैं M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। M है डिसॉल्व्ड मास, P है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट चाचा आते हैं अपने, ठीक है, तो M इज इक्वल टू K P हो जाता है। दिस इज हेनरीज लॉ।